पहले चरण के बिहार के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यह चरण 6 तारीख को हुआ था और इसमें लगभग बिहार की आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और बची खुची आधी सीटों पर अगले चरण में यानी 11 तारीख को आज से 2-3 दिन बाद यह चुनाव संपन्न होने जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर कहें तो बिहार के आधे किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और आधे किस्मत का फैसला 11 तारीख को दूसरे चरण में कैद हो जाएगा। तो दोनों दिन मिला के बिहार के पूरी किस्मत का फैसला जो आगे 5 सालों के किस्मत का फैसला होगा वह 14 तारीख को सबके सामने पूरे देश के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता आखिर अपना राजा अपना मुख्यमंत्री किसके हाथ में सौंपना चाहती है और किन किन मुद्दों पर किन किन बातों पर वह आगे 5 साल अपना शासन कार्य चलवाना चाहती है, किस नेता के जरिए। इसके साथ ही एक बात जो सबसे ज़्यादा उभर के आई है कि पहले चरण में बिहार में सर्वाधिक मतदान हुआ है अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो बिहार की जनता में जैसा कि मैं समझता हूँ आँखों में सपने हैं, अपने भविष्य के प्रति चिंता है और उसी सपने और चिंता की वजह से भविष्य में अपनी उम्मीदों को लेकर बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। तो अब जो बचे हुए आधी सीटें हैं और बचे हुए जो बिहार की आधी जनता है उनके ऊपर अब जिम्मेदारी पड़ती है कि 11 तारीख को वो बढ़ चढ़कर मतदान करें और फिर से रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें और अपने मुद्दों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समस्याओं के निराकरण के लिए वोट करें। अपने नेता का चेहरा देख के वोट ना करें, अपने बेटा का चेहरा देख के वोट करें ताकि नेता का भविष्य केवल ना सुधरे, आने वाले 5 सालों में उनके बेटा का भी भविष्य सुधरे, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों को दिल्ली के लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? वह यह है कि पिछले 10-12 सालों में दिल्ली के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रयोग करके दिखाया है पूरे देश के सामने। उस प्रयोग से बिहार के लोगों को अभी सीखना चाहिए क्योंकि अभी यही समय है जब सीखा जा सकता है। एक बार मौका हाथ से निकल गया तो फिर अगले 5 सालों तक सीखने का या उसको अमली जामा पहनाने का, उस सीख को फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो वो सीख क्या थी? वो सीख ये थी, पिछले 10-12 साल पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वह लगभग अपने औसत हिसाब से चल रही थी, लेकिन चलते चलते सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सरकार जनता की समस्याओं के प्रति ध्यान देना कम कर दी और उसके साथ ही इतना करप्शन बढ़ गया था कि दिल्ली की जनता आहत होने लगी थी। उसी के बीच में एक निर्भया का एक केस हुआ जिसमें दिल्ली की एक मासूम लड़की के साथ जघन्य बलात्कार की घटना घटी थी। जब जनता के बीच इस घटना को लेकर सुगबुगाहट हुई और जनता ने जब मांग की कि इस घटना पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, दोषियों को पकड़ा जाए, तो दिल्ली की उस सरकार को जो चाहिए था कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए दोषियों को पकड़ती, लेकिन दोषियों को पकड़ने के बजाय दिल्ली की जनता को ही वो आंख तरेर कर दिखाने लगी। तो इससे दिल्ली की जनता बहुत आहत हुई और एक आंदोलन के जरिए दिल्ली की जनता ने पूरी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और उसको कूड़ेदान में डाल दिया। वह सरकार, वह पार्टी आज तक दिल्ली के कूड़ेदान में पड़ी हुई है और वहाँ से वह ऊपर उठकर आ नहीं पा रही है। लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता ने आंदोलन से जन्मी एक नई नवेली पार्टी, नए नवेले लोगों को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता सौंप दी थी। उसमें ये वादे किए गए थे कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाएगा, दिल्ली में लोकपाल बहाल किया जाएगा, दिल्ली में यमुना की सफाई कर दी जाएगी और पीने का पानी शुद्ध कर दिया जाएगा। तो जिस आशा और उत्साह से दिल्ली के लोगों ने एक नई सरकार का गठन किया था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, अगले 5 सालों तक उसमें कुछ काम होता दिखा था और जनता ने फिर से उस सरकार को रिपीट किया।
लेकिन अगले 5 सालों में दिल्ली की जनता ने जो देखा उससे दिल्ली की जनता का मोह भंग हो गया। दिल्ली के लोगों ने देखा कि सरकार काम करने की जगह पे केवल रोना गाना मचाए हुए है, एक नाटकीयता मचा दी है कि हमसे काम नहीं हो पा रहा है, हमसे ये नहीं हो पा रहा है। जनता की समस्याएं सुनने के बजाय वो सीधे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ही लगी रही। इससे दिल्ली की जनता को फिर से बड़ा अफसोस हुआ कि हमने भाई आपको काम करने के लिए भेजा था, हमने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए भेजा था, लेकिन आप तो पूरे के पूरे नाटक में ही व्यस्त हो गए। जितना आपसे सक्षम है, जितना आपकी सामर्थ्य है, उतना तो काम करके दिखाइए। लेकिन काम करके दिखाने की बजाय वह नाटक फैलाने में ही आम आदमी पार्टी की सरकार लगी रही। तो पिछले चुनाव में जो 1-1.5 साल पहले चुनाव हुआ था, उस चुनाव में दिल्ली की जनता ने पूरे बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार को, जो पिछले 10 साल से चली आ रही थी, उसको फिर से उखाड़ कर फेंक दिया और एक नई नवेली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ पर कुर्सी पर आसीन कर दिया। अब अगले 5 सालों के कामों के बाद दिल्ली की जनता ये फैसला लेगी कि आगे दिल्ली के कुर्सी पर कौन आसीन होगा। तो ये हमें क्या बतलाता है? ये पूरा 10-12 सालों का उदाहरण हमें ये बतलाता है कि दिल्ली की जनता को अपने नेताओं से प्रेम नहीं है। दिल्ली की जनता को अपने मुद्दों से, अपनी समस्याओं से, अपने बच्चों से, अपने नागरिकों के बेहतर भविष्य से प्रेम है। दिल्ली की जनता चाहती है कि उनका प्रशासन साफ सुथरा हो, उनके नेता जो भी आए, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे आम आदमी पार्टी या कोई अन्य, वो उनके लिए काम करते हुए दिखें, ना कि केवल नाटक फैलाने में वो व्यस्त रहें, ना कि केवल अपना चेहरा चमकाएं, ना कि केवल अपना भविष्य सुधारें, पैसे कमाएं। दिल्ली के लोगों की संवेदनाओं के प्रति वो सदा तत्पर रहें। इसी बात को लेकर दिल्ली की जनता वोट देती है और अपना राजा चुनती है। दिल्ली की जनता नेता को नेता बनाए रखना चाहती है, नेता को अपने माथे पर दामाद बनाकर नहीं रखना चाहती है, घर बैठाकर उसको पालना पोसना नहीं चाहती है कि मोटे मोटे पैसे देकर आपका गुजारा कराएं और आप कुछ काम हमारे लिए ना करें। यही चीज़ बिहार की जनता को सीखना है और चुनाव में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि दिल्ली की जनता जिस तरह से काम नहीं करने वाली कांग्रेस की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया, उसी तरह से बिहार की जनता को चाहिए काम न करने वाली सरकार को वह उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दे और एक नई नवेली सरकार को अपने यहाँ का राजा बनाए। नेता को नेता ही बनने रहने दिया जाए, नेता को दामाद बनाकर उसको बैठाकर खिलाया ना जाए। ये बिहार की जनता को ऐसा करना सोचना चाहिए, तभी बिहार का मुस्तकबिल सुधरेगा, तभी बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। बिहार में आज जो बिहार देश का सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला, सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश बना हुआ है, उसको इस दुर्दशा से निकलने में अगर उसको मदद चाहिए तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से जमे जमाए जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं और जो काम नहीं करना चाहते हैं, केवल जाति धर्म के नाम पर वोट लेकर जाते हैं, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाए और उनको कूड़ेदान में डाल दिया जाए और काम करने वाली सरकार को यहाँ पे बहाल किया जाए और उनको अगले फिर 5 सालों तक उनके काम का मूल्यांकन किया जाए और फिर जब चुनाव आए तो उनके कामों के आधार पर उनको वोट दिया जाए। अगर यह व्यवस्था सुधरी, यह बिहार के लोगों की सोच में अगर यह बात जम गई और इसी सोच के आधार पर उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया तो ज़रूर बिहार का मुस्तकबिल सुधरेगा, ज़रूर बिहार के लोगों की दुर्दशा सुधरेगी और यह जो कलंक लगा हुआ है बिहार के माथे पर, देश का सबसे पिछड़ा और अशिक्षित प्रदेश, सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश होने का, वह कलंक बिहार के माथे से दूर हो जाएगा। तो अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, तो बिहार की जनता से अनुरोध करता हूं कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले और मतदान अपने नेताओं का चेहरा देख के नहीं, अपने बेटों का चेहरा देखकर वोट करें कि उनके बेटों का, उनके बच्चों का या उनके लोगों का भविष्य कौन नेता सुधारेगा। जय हिंद, जय बिहार।